ये कि सबसे पहले ये कि व्हाट इज प्री मैरिटल काउंसलिंग, ये क्या चीज़ है। पहले ये जानना जरूरी है कि इस तरह की काउंसलिंग हम कहाँ से लें, फ्रॉम वेयर यू गेट दिस काइंड ऑफ काउंसलिंग, ताकि आप और आपके पार्टनर जब एक मैरिड लाइफ में दाखिल हो तो बोथ ऑफ यू आर सेफ एंड एंटर अ हैप्पी मैरिज लाइफ विदाउट एनी डिजीज। प्री मैरिटल काउंसलिंग लेने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है। वो आपको बता सकती हैं कि आपको अपनी आने वाली जिंदगी में किस तरह स्टेप्स उठाने हैं। तो मैं आपको यही जरूर बताना चाहूंगी कि प्री मैरिटल काउंसलिंग के 8 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, अगर एक पार्टनर किसी न किसी वजह से किसी इन्फेक्शन में मुब्तला है तो बहुत चांसेस हैं कि दूसरा पार्टनर भी मुब्तला हो सकता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे आता है कि विजाइनल इन्फेक्शंस या मेल पार्टनर के इन्फेक्शन से। जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों को इन्फेक्शन होता है, हम उसे छिपा रहे होते हैं, कई दफ़ा किसी से डिस्कस नहीं कर रहे होते, इवन अपनी फैमिली में भी नहीं बता रहे होते, अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहे होते। तो बेस्ट ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है, तो आप उसको डिस्कस करें। इवन एड्स तक की भी ट्रीटमेंट मौजूद है। तो हमने देखा है कि बहुत से कपल्स जब अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करते हैं तो वो मैरिड लाइफ तो स्टार्ट करते हैं, मगर उनका उस वक्त एम फैमिली स्टार्ट करने का नहीं होता कि कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से तरीके मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन से इफेक्टिव तरीके हैं, आप कब स्टार्ट करें, आप उनको कब रोक सकते हैं, उनका मूड ऑफ एक्शन क्या है और उससे आने वाली आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट तो नहीं होगी। हम अपने पेशेंट्स को फॉलिक एसिड के नाम से मेडिसिन 3 मंथ्स पहले स्टार्ट करा देते थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी डाइट ऐसी है, एशियन पॉपुलेशन है, हमारी डाइट और लाइफस्टाइल ऐसा है और हमारा कुछ कल्चर ऐसा है कि हमारी बहुत सी फीमेल्स अनीमिक होती हैं, कि कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम तमाम ऑडियंस को मैं वेलकम करती हूँ दायरा फ़िक्र जदीद के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम डॉक्टर किरण खालिद है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और गायनी के शोबे से पिछले तकरीबन 15 से 16 सालों से वाबस्ता हूँ। आज दायरा फ़िक्र जदीद के प्लेटफॉर्म पे मेरी आपके साथ पहली मुलाकात है एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक के साथ। बेसिकली मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो इतना डिस्कशन में नहीं आया जाता, स्पेशली इन एशियन पॉपुलेशन, मगर वर्ल्ड वाइड इस पे बहुत रिसर्चेस हो रही हैं और बहुत रैपिडली ये डिस्कस भी होना शुरू हो गया है। आप तमाम मेंबर्स ने एक टर्म ज़रूर सुनी होगी जिसका नाम है मैरिज काउंसलिंग। ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ भी होती रही है, डिस्कस भी होती रही है, मगर क्या आप लोगों ने कभी ये टर्म सुनी है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग, क्या इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन कभी आपने ली हो या कभी कोई ऐसी टर्म सुनी हो? बेसिकली इट इज़ अ न्यू एमर्जिंग ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग। इंतहाई न्यू टॉपिक है जिस पे कम से कम एशिया में इस तरह की डिस्कशंस नहीं की जाती, मगर अब वर्ल्ड वाइड इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों बढ़ती जा रही है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इस पर डिस्कशन क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसा हमारा सेटअप चल रहा है, जैसा लाइफस्टाइल है, जैसा मैरिटल स्टेटस चल रहा है और जैसा डिवोर्स रेट तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे केसेस में इस तरह की डिस्कशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ज़रूर होनी चाहिए और एक कपल बेस होनी चाहिए। जैसे हमारे कई कपल बैठे हुए हैं यहाँ पे भी, तो एक कपल्स के ऊपर डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए। इस डिस्कशन में दोनों कपल का होना बहुत ज़रूरी है। इस डिस्कशन के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं का जानना आपके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले ये कि व्हाट इज़ प्री मैरिटल काउंसलिंग, ये क्या चीज़ है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस तरह की काउंसलिंग हम कहाँ से लें, फ्रॉम वेयर यू गेट दिस काइंड ऑफ काउंसलिंग। थर्ड इज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट और नॉट, इट्स वर्क और नॉट, इसके क्या गोल्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इस काउंसलिंग का, इस डिस्कशन का और बेसिकली इस लेक्चर का एम यही है कि आप लोगों को इसके गोल्स का पता हो और मोस्ट द एंड में ये है कि इसके आउटकम्स कैसे होंगे और क्या ये सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हमारे जो डिस्कशन के टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, इसमें सबसे पहला है कि व्हाट इज़ मैरिटल काउंसलिंग। के लिए प्री मैरिटल काउंसलिंग जो है ये 2 तरह पे डिपेंड करती है। वन इज़ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एंड द अदर इज़ मेडिकल काउंसलिंग। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में नो डाउट हमारा ये जो शेड्यूल चल रहा है 10 लेक्चर्स का, उसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट आएंगी, वो आपसे डिटेल डिस्कशन करेंगी। मैं सिर्फ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को एक टच दूंगी, ये कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एशियन सेटअप में, जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि बच्चियाँ जो हैं उनकी एज क्या है जब हम उनकी शादियाँ कर रहे हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या। हमारे सेटअप में हमारी एशियन पॉपुलेशन स्पेशली इन हमारे इस्लामिक कल्चर में इस तरह की काउंसलिंग बच्चियों के साथ या बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं की जाती। वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं
तो उनके साथ ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्री मैरिटल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें अगर किसी चीज़ की एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई उनके जहन में मिथ्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस, वो मिथ्स उनके रूल आउट हों, उनकी वो कन्फ्यूजन दूर हो, ताकि वो अपनी इस आने वाली ज़िंदगी को सही तरह से गुजार सकें। हमारे सेटअप में बहुत छोटी उम्र में बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं। मोस्टली तो अरेंज मैरिज होती हैं, बहुत कम परसेंटेज है जो हम लोग देखते हैं लव मैरिजेस के केसेस आए हों। तो इन सब में बच्चियों को, बच्चे को अपने आने वाली ज़िंदगी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होती, तो ऐसे केसेस में इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर मैं क्योंकि मेडिकल की फील्ड के साथ हूँ, तो मैं आपके साथ इसमें मेडिकल काउंसलिंग करूँगी। मेडिकल काउंसलिंग, प्री मैरिटल मेडिकल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप और आपके पार्टनर जब एक मैरिड लाइफ में दाखिल हों तो बोथ ऑफ यू आर सेफ एंड इंटर अ हैप्पी मैरिज लाइफ विदाउट एनी डिजीज़। मेडिकल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है फ्रॉम वेयर वी गेट दिस काइंड ऑफ काउंसलिंग। प्री मैरिटल काउंसलिंग हम कहाँ से ले सकते हैं? प्री मैरिटल काउंसलिंग लेने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वो आपको बता सकती हैं कि आपको अपनी आने वाली ज़िंदगी में किस तरह स्टेप्स उठाने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चियों या बच्चों के जहन में होते हैं, जो वो एक दूसरे से भी नहीं कर पाते, वो अपने इवन पेरेंट्स से भी नहीं कर पाते, अपने फैमिली मेम्बर्स से भी नहीं कर पाते। वो उनके दिल में वो एक मिथ्स रह जाते हैं जो बाद में उनके लिए कई दफ़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ऐसी डिस्कशन अगर वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से एक सेशन रख लें तो इससे उनको वो मिथ्स जहन से निकालना, वो कन्फ्यूजन, वो डर और वो खौफ निकालना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट से उस कंसल्टेशन में एक अहम उनके लिए फ़ायदा ये भी होता है कि अगर उनको फिज़िकल डिसऑर्डर, कोई उनको एनाटॉमिकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करना बहुत आसान हो जाता है। और साथ ही अगर मेल पार्टनर को कहीं उन्होंने रेफ़र करना हो तो मेल पार्टनर का भी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करना आसान हो जाता है ऐसे केसेस में। अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में मैं आऊँगी कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ प्री मैरिटल काउंसलिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस हमारी डिस्कशन का कि प्री मैरिटल काउंसलिंग के गोल्स क्या क्या हैं, किसके ऊपर ये डिपेंड करती है। तो मैं आपको यही ज़रूर बताना चाहूँगी कि प्री मैरिटल काउंसलिंग के 8 इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं, जिनमें सेक्शुअल डिस्कशन या काउंसलिंग या एजुकेशन देना, कॉन्ट्रासेप्शन एजुकेशन देना नंबर 2 पे, नंबर 3 पे जो कपल फैमिली प्लान कर रहा है उनकी एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशंस, एजुकेशन रिगार्डिंग इन्फेक्शंस, एजुकेशन रिगार्डिंग हेल्थ एंड डाइट एंड एजुकेशन रिगार्डिंग मेडिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन रिगार्डिंग स्क्रीनिंग। तो ये गोल्स हैं जो प्री मैरिटल काउंसलिंग के बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हैं और इस पे डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये है कि सबसे पहले कि सेक्सुअल एजुकेशन हम पेशेंट को कैसे देंगे। सेक्सुअल एजुकेशन के लिए आपका अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से ये डिस्कशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको किसी किस्म की, आपको या आपके पार्टनर को किसी किस्म की कोई ऐसी डिज़ीज़ ना हो जो कम्युनिकेबल हो, मतलब आफ्टर मैरिज कॉन्टैक्ट से वो आपके पार्टनर में ट्रांसफ़र ना हो जाए। अब ऐसी डिजीज़ कोई भी नहीं है कि हम कहें कि उनका इलाज मौजूद नहीं है। आप ओपनली अपने डॉक्टर से वो डिजीज़ का डिस्कस कर सकते हैं, मगर फिर मैं यहाँ बताऊँगी कि इंडिविजुअली दोनों पार्टनर्स का उस प्लेटफॉर्म पे, उस स्टेशन पे अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि उनको अपने मिथ्स दूर करने में आसानी हो और वो खुलकर बात कर सकें, वो हर बात बता सकें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेक्सुअल एजुकेशन देना ज़रूरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, अगर एक पार्टनर किसी न किसी वजह से किसी इन्फेक्शन में मुब्तला है तो बहुत चांसेस हैं कि दूसरा पार्टनर भी मुब्तला हो सकता है, और ये भी चांसेस हैं कि आने वाले जो फैमिली की है वो भी इफ़ेक्ट हो सके। तो अगर आप अपने डॉक्टर को टाइमली प्री मैरिटली डिस्कस कर लेंगे कि इस तरह का इन्फेक्शन है, तो आपको टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी, ताकि आप भी सेफ़ रहें और आपका पार्टनर भी सेफ़ रहे। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात आ गई, जैसे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की मैंने आपको बताया, इसी तरह दूसरे नंबर पे आता है कि विजाइनल इन्फेक्शंस या मेल पार्टनर के इन्फेक्शन से। कैसे कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों को इन्फेक्शन होता है, हम उसे छुपा रहे होते हैं, कई दफ़ा किसी से डिस्कस नहीं कर रहे होते, इवन अपनी फैमिली में भी नहीं बता रहे होते, अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहे होते। तो अगर आप अपने डॉक्टर को वो सारी इन्फॉर्मेशन दें तो वो आपको उस विजाइनल इन्फेक्शन या हस्बैंड के इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट प्रॉपरली सही टाइम पे एडिक्वेट ट्रीटमेंट देंगे, ताकि दोनों पार्टनर्स हेल्दी और सेफ़ रहें।
इसी तरह आ जाती है बाकी इन्फेक्शन जैसे HIV है, जैसे हेपेटाइटिस B और C, इस तरह के इन्फेक्शंस हैं। जैसे कोई स्किन डिजीज़ हैं, जैसे वॉट्स बन जाते हैं रिप्रोडक्टिव एरिया में, मोस्टली मेल पार्टनर इससे अफेक्ट होते हैं। तो इस तरह के अगर इन्फेक्शंस खुदा न ख्वास्ता आपको हैं और आप टाइमली अपने डॉक्टर को वो कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, तो प्री मैरिटल आपको डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट देगा। ये आपके अपने भी फ़ायदे में है, आपकी हेल्दी है हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए भी ज़रूरी है, आपके पार्टनर की सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है, और आइंदा आने वाली आपकी फैमिली के लिए भी ज़रूरी है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे आप शर्मिंदा हों, आप हाइड करें और बाद में आप डिस्कस करने से घबराते रहें और इन्फेक्शन का शिकार इस तरह हो जाएं कि उसके कॉम्प्लिकेशन सामने आना शुरू हो जाएं। तो बेस्ट ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है, तो आप उसको डिस्कस करें। इवन एड्स तक की भी ट्रीटमेंट मौजूद है। हम ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं कि अगर उनको ऐसा कोई इन्फेक्शन है तो हम उन्हें ट्रीट करते हैं ताकि उनका पार्टनर भी सेफ़ रहे, उनकी आइंदा आने वाली फैमिलीज भी सेफ़ रहें और उनमें ये कॉन्टीजियस डिजीज़ जो है वो स्प्रेड ना कर पाए। ये हो गया आपको जो मैंने बताया है कि सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की जो डिजीज़ हैं वो आप कैसे क्योर कर सकते हैं। सेकंड जो गोल आ जाता है वो है कॉन्ट्रासेप्शन एजुकेशन या कॉन्ट्रासेप्शन काउंसलिंग इन द प्री मैरिटल पीरियड। ये काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर में हमने देखा है जिस तरह का आज का फास्ट दौर जा रहा है, तो हमने देखा है कि बहुत से कपल्स जब अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट करते हैं तो वो मैरिड लाइफ तो स्टार्ट करते हैं मगर उनका उस वक्त एम फैमिली स्टार्ट करने का नहीं होता। मगर वो क्योंकि उनमें से बहुत से कपल ऐसे होते हैं जिन्होंने या तो अब्रॉड जाना होता है या किसी का फ्यूचर प्लानिंग होती है, किसी के एग्ज़ाम्स होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के कपल्स के मुख्तलिफ़ तरह के इश्यूज़ होते हैं और वो ये नहीं चाहते कि एक साथ ही वो साथ फैमिली भी स्टार्ट कर लें। मगर वो ये भी नहीं जानते कि उन्होंने अगर फैमिली नहीं स्टार्ट करनी तो उन्होंने करना क्या है। तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस अगर आप अपने डॉक्टर से पहले ही ले लेते हैं, शादी से पहले डिस्कशन कर लेते हैं तो आपके लिए आइंदा इसकी में बहुत सी आसानियाँ हो जाएंगी। आपके डॉक्टर आपको डिटेल में समझा सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से तरीके मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन से इफ़ेक्टिव तरीके हैं, आप कब स्टार्ट करें, आप उनको कब रोक सकते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है और उससे आने वाली आपकी फर्टिलिटी अफेक्ट तो नहीं होगी। तो ये सारी डिस्कशन आप करके अपने आप को एक अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सकते हैं। क्योंकि हमने आए दिन अपने सेटअप में, अपने क्लिनिक्स पे, अपने हॉस्पिटल्स में हम ये देखते हैं कि पेशेंट जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी ले लेता है, फिर उनको ये इश्यूज होते हैं कि वो प्रेगनेंसी कैसे चलाएं, क्योंकि उनके और बहुत से एम्स होते हैं जो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और फिर वो अबॉर्शन करवाना एक अलग बर्डन बन जाता है पेशेंट के ऊपर। उसके अपने नुकसान हैं, बर्डन अलग है। उसके बाद दोबारा कंसीव करने वाला जो इशू होता है वो भी एक पेशेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को चलाते हुए डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी का शिकार होते हुए एक प्री टर्म या इमेच्योर बच्चा या एबनॉर्मल बच्चा डिलीवर करने से बेहतर है कि आप जो है प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस अपने डॉक्टर से लें। मार्केट में बहुत से तरीके थे और वो तमाम तरीके सेफ भी हैं और वो रिवर्टेबल भी हैं। मतलब अगर जब आप अपनी फर्टिलिटी चाहें तो आप उन तरीकों के जरिए दोबारा से फर्टिलिटी कर सकते हैं, मतलब दोबारा से कंसेप्शन जब चाहें कर भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइसेस में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी मौजूद है और हमारे बहुत से कपल इन चीज़ों को नहीं जानते। ये आप तभी जान सकेंगे कि जब आप अपना एक ऐसा कम से कम 3 मंथ्स पहले ऐसा डिस्कशन या ऐसा एक मीटिंग जरूर रखें जो आपको इसमें हेल्पफुल साबित हो। ये तो हो गई हमारी कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस। अब आगे आ जाता है थर्ड गोल कि नो डाउट जिस तरह कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस कपल लेते हैं, इसी तरह बहुत से कपल ऐसे भी हैं जो चाहते हैं उनको आफ्टर मैरिज वो अपनी फैमिली स्टार्ट कर लें। तो उनके लिए भी प्री मैरिटल टाइम पीरियड में एडिक्वेट काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। इसको लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, ना फैमिलीज इंपॉर्टेंट देती हैं, ना पेरेंट्स इंपॉर्टेंट देते हैं, ना इवन कई दफ़ा मेल पार्टनर इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने आगे अपनी फैमिली चलानी है तो आपने उससे पहले कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपने स्टार्ट कर देनी है। हम अपने पेशेंट्स को फॉलिक एसिड के नाम से मेडिसिन 3 मंथ्स पहले स्टार्ट करा देते होते हैं। इस तरह सेकंड स्टेप ये है कि अगर आप कंसीव कर गई हैं तो आपने अपनी अर्ली बुकिंग करवानी है। हम देखते हैं कि पेशेंट कंसीव कर दे जाती हैं 7-7, 8-8 महीने वो अपने आप को कहीं बुक ही नहीं कराती। ना हस्बैंड्स को पता होता है कि टाइमली उन्होंने अपनी मिसिस को लेके जाना है, ना फैमिली कोऑपरेट करती है इस चीज़ को, और वो बेचारी और उसका आने वाला बच्चा इस चीज़ को सफ़र करता रहता है। तो अर्ली बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली बुकिंग के साथ साथ अर्ली इन्वेस्टिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये डिस्कस करना अपने डॉक्टर से कम एक डिस्कशन ज़रूर कर लेनी चाहिए। इसी तरह कपल को, हस्बैंड को
साथ बिठा के काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट कंसीव कर रही है तो हस्बैंड ने उसकी खुराक का ध्यान भी रखना है, उसकी मेंटल हेल्थ का ध्यान भी रखना है, उसके रेस्ट रिलैक्सेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि एक हेल्दी आउटकम मिले उन्हें, और माँ और बच्चा दोनों जो हैं वो सेफ़ रहें और सेहतमंद रहें। चौथा पॉइंट इसी पॉइंट के अंदर ये है कि प्लेस ऑफ डिलीवरी, मूड ऑफ डिलीवरी एंड प्लान ऑफ डिलीवरी। पेशेंट्स एंड तक पहुंच जाती हैं, 7वां 8वां महीना शुरू हो जाता है, उन लोगों का ये प्लान ही नहीं बना होता कि उन्होंने डिलीवरी कहाँ करानी है, कुछ नहीं उन्हें पता होता, उन्होंने कोई विज़िट ही नहीं किया होता। तो आपने ये प्रॉपर एक प्लान बनाना है पहले से कि अगर हम प्लानिंग फैमिली प्लान कर रहे हैं, बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो हमने डिलीवरी भी प्लान करनी है, और वो कहाँ प्लान करनी है ताकि सेफ जगह पे डिलीवरी हो जाए। और डिलीवरी का मूड ऑफ डिलीवरी भी, क्योंकि हमने बहुत केस देखे हैं कि पेशेंट आते हैं, हस्बैंड कहते हैं चलें आप ऐसा करें सर्जरी कर दें, कोई बात नहीं, हालांकि पेशेंट नॉर्मल भी डिलीवर हो सकते हैं। कई दफ़ा पेशेंट्स खुद भी कह रही होती हैं कि आप हमारी सर्जरी कर दें, क्योंकि उन्होंने कोई काउंसलिंग नहीं दी होती, कोई डिस्कशन नहीं की होती। तो आपने प्री मैरिटली इन चीज़ों को फोकस करना है। अब आपका ऑडियंस में से क्वेश्चन था, आप पूछें। मेरा सवाल ये था कि ये सवाल तो बाद में आते हैं ना कि कंसीव करना है, फर्टिलिटी चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन वो टेस्ट आप, मैं आपको उसी की तरफ आ रही हूँ। इसके बाद मेरा अगला गोल उन्हीं टेस्टों का सवाल जी 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 कि भी एक कपल को, यानी लड़की को और लड़के को शादी से पहले कौन कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी? मैं अब उसी तरफ आने लगी हूँ। ये मेरे जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि सेक्सुअल एजुकेशन थी, फिर मेरी कॉन्ट्रासेप्शन एजुकेशन आई, कॉन्ट्रासेप्शन के साथ ही मैंने प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग की एजुकेशन आपको। अब अगला जो गोल है, गोल सबसे इम्पोर्टेंट है, इस काउंसलिंग का बेसिक बैकग्राउंड ही गोल्स के ऊपर है जो आपने फोकस करना है। अब उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो हमने इस टाइम पीरियड में करानी है। इन्वेस्टिगेशंस जो हम प्री मैरिटल टाइम पे करवाते हैं उसको हम बेसिकली पेशेंट का, कपल का मेडिकल चेकअप के नाम से भी कहा जाता है कि पेशेंट का मेडिकल चेकअप है। ये 8 से 9 तरह के टेस्ट हैं जो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि उन्होंने करवाने हैं और ज़रूर करवाने हैं। इस चीज़ को ज़रूर फोकस कीजिएगा और मेरी ये पॉइंट्स गौर से सुनिएगा कि मैं आपको कौन कौन से टेस्ट बता रही हूँ, बल्कि लिख भी लीजिएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्योंकि हमारी डाइट ऐसी है, एशियन पॉपुलेशन है, हमारी डाइट और लाइफस्टाइल ऐसा है और हमारा कुछ कल्चर ऐसा है कि हमारी बहुत सी फीमेल्स अनीमिक होती हैं। वो अनीमिया डायग्नोस नहीं हुआ होता और वो अनीमिया के साथ ही प्रेगनेंसी में एंटर हो जाती हैं, अनीमिया के साथ ही बेबी को डिलीवर करती हैं, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन भी फेस करती हैं, प्री मेच्योर बेबी भी फेस करती हैं, बच्चा भी, क्योंकि अनीमिक मदर का बच्चा होता है तो बच्चा भी इसी तरह सफ़र करता है। फिर ये एक चेन स्टार्ट हो जाती है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि ना तो हम, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया इससे पहले वाले स्टेप में अर्ली इन्वेस्टिगेशंस, ये वही पॉइंट यहाँ आ रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते ही नहीं हैं। हम पेशेंट को फोर्स ही नहीं करते, हम शादी पे फोर्स करते हैं, हम शादी की तैयारियों पे फोर्स कर रहे होते हैं, हम ज्वेलरी, फर्नीचर, क्रॉकरी पे फोकस कर रहे होते हैं, मगर इन चीज़ों पे हम लोग फोकस नहीं करते। अब CBC एक आम टेस्ट है मगर इसके इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम कंसीडर ही नहीं करते। एक अनीमिक मदर, एक अनीमिक बच्चा और एक अनीमिक पॉपुलेशन हम पैदा करते हैं। अनीमिक ये है कि हीमोग्लोबिन पेशेंट की 12 से कम होती है, अनीमिक होती हैं, मतलब खून की कमी होती है उनमें, और वो खून की कमी, एक तो खुद खून की कमी है, फिर प्रेगनेंसी में एंटर हुई हैं और प्रेगनेंसी में भी खून की कमी के साथ एंटर हुई हैं। प्रेगनेंसी में जैसे आपको सबको पता ही होगा कि कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हुआ होता है, बैक प्रेशर ज़्यादा हुआ होता है, 50% उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ हुई होती है। और जब पेशेंट में खून की कमी होगी तो वो कहाँ जाके स्टैंड करती है, और फिर उस खून की कमी के बच्चा भी डिलीवर करेगी तो वो बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। तो खून की कमी, हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है CBC में। इसके अलावा CBC में और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं, हम और भी बहुत से काउंट्स देखते हैं, मगर वो काउंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट CBC है, हीमोग्लोबिन है जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को ज़रूर फोकस करेंगे। अगर आपकी बेटियाँ हैं, बहनें हैं या बहुएँ हैं, या आपकी मिसेज़ हैं, होने वाली मिसेज़ हैं, तो आप उनकी CBC ज़रूर करवाइएगा। ये उनके लिए भी बेहतर है और आपके आइंदा आने वाली फैमिली के लिए भी बेहतर है। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 1 हो गया। अब टेस्ट नंबर 2 आ जाता है ग्रुप एंड RH फैक्टर।
ब्लड ग्रुप जानना फीमेल का बहुत इम्पोर्टेंट है और नो डाउट हस्बैंड का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और RH फैक्टर का मतलब होता है कि हमें ये पता चल जाए कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि जो ब्लड ग्रुप अगर तो फॉर एग्जांपल मदर का पॉजिटिव है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, ठीक है। ब्लड ग्रुप जानने का दूसरा अहम फ़ायदा ये होता है कि अगर इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाए या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ जाए तो हमें पता हो कि पेशेंट का या कपल का वो ब्लड ग्रुप है क्या, और अगर ब्लड ग्रुप को डोनेशन की ज़रूरत है तो ब्लड कहाँ कहाँ से अरेंज हो सकता है। तो इसलिए ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न यहाँ पे ब्लड ग्रुप जानने का जब मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ वो ये है कि अगर तो मदर नेगेटिव है और वो जब डिलीवर करती है तो बेबी अगर पॉजिटिव है तो फिर मदर को एक बहुत कीमती इम्पोर्टेंट टीका लगता है और वो टीका लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आइंदा आने वाली जो प्रेगनेंसीज हैं वो फीमेल की इफ़ेक्ट होती हैं कि उसमें RH इनकम्पैटिबिलिटी जैसी एक डिज़ीज़ होती है, उसकी डिटेल फिर कभी हम करेंगे, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिससे आइंदा आने वाले बच्चों में एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ब्लड ग्रुप की इंपॉर्टेंस नो डाउट बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ ब्लड ग्रुप हमने कह दिया, अब तीसरे नंबर पर आता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अगर हमारे यहाँ पे ऑडियंस जो हैं मुल्क से बाहर के हैं तो वो लोग जानते होंगे कि वर्ल्ड वाइड थैलेसीमिया कितना फैला हुआ है। नो डाउट अभी एशिया में भी फैला हुआ है और आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि बाहर के मुल्कों में थैलेसीमिया का स्टेटस ज़रूर चेक किया जाता है प्री मैरिटल स्टेटस में। अगर तो आप थैलेसीमिक माइनर हैं खुदा ना ख्वास्ता और आपके हस्बैंड भी थैलेसीमिक माइनर हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपके अगर 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा थैलेसीमिक मेजर होगा और ये बहुत अलार्मिंग साइन होता है। तो हमारे पास और भी बहुत से रूट्स हैं जहाँ हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं या बहुत से रूट्स हैं जिसमें पेशेंट अपनी जो है फैमिली लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें IUI IVF जैसे ट्रीटमेंट मौजूद हैं और अब पाकिस्तान में बहुत फ्रिक्वेंटली ये सारा कुछ हो रहा है। आप ये सारा कुछ करवा सकते हैं, ये अवेलेबल है। बस आपने करना क्या है, आपने छुपाना नहीं है, आपने बताना है, अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। जब ट्रीटमेंट मौजूद है तो छुपाने की ज़रूरत नहीं है आपको। HIV से जो मुतासरा अगर दोनों कपल ही हैं तो क्या उनसे पैदा होने वाला बच्चा जो है वो सेफ पैदा हो सकता है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें दोनों कपल मुतासिर हैं तो हम उनका वायरल लोड करवाते हैं। वायरल लोड से पता चलता है कि उनके अंदर इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है, फिर उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। ट्रीटमेंट मोनोथेरेपी भी है, मल्टीथेरेपी भी है। फिर जब हम इनको लेकर चलते हैं डिलीवरी तक तो डिलीवरी के कुछ स्टेप्स ऐसे हैं, हम पेशेंट को समझाते हैं, एडवाइस करते हैं, कुछ सिरप्स हैं, कुछ इंजेक्शन हैं, कुछ टैबलेट्स हैं, वो स्टार्ट कर दी जाती हैं। HIV की फ़ीमेल लेडी को हम कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराते, उसे हम सिजेरियन करवाते हैं। हम प्रॉपर वो तमाम स्टेप्स फॉलो करते हैं। एक प्रॉपर टीम होती है हमारी, प्रॉपर सब कुछ उनकी फ़ाइल, उनका थिएटर, उनकी हर चीज़ अलर्ट की जाती है, सारा कुछ सेट किया जाता है। प्रॉपर टीम को पता होता है, बच्चों वाले डॉक्टरों को पता होता है, HIV टीम खुद आती है वहाँ पे, सारा कुछ किया जाता है और बच्चे को डिलीवर करते ही उनके हवाले किया जाता है। वो बच्चे को कुछ वैक्सीनेशन देते हैं, कुछ सिरप्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। HIV मदर को मना किया जाता है कि उसने बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना। देखिए, मेरा सवाल ये था कि बच्चा सेफ जी, बच्चे को ना हो उसके लिए पूरी प्रिवेंटिव मेजर्स ली जाती हैं। फिर भी 2 to 4% चांसेस वो ब्लड में जितना वायरल लोड होता है उसे कंट्रोल किया जाता है। मेरा इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि ऐसी डिजीज़ नहीं है कि हम कहीं कंट्रोल नहीं हो सकती, वो कंट्रोल हो सकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स मौजूद हैं, मगर उस तक पहुंचना आप लोगों ने है, उस पर स्टेप आप लोगों ने उठाना है, उसको छुपाना नहीं है। आप बराए मेहरबानी अपने डॉक्टर्स को बताइए ये इशू है ताकि वो फैले मत, वो आपकी नस्ल तक ना आ जाए। वो वहाँ ही ट्रीटमेंट के ज़रिए आपको और आपके बच्चे को और आपकी मिसेस को सेव कर लिया जाए, आपकी फैमिली को सेव कर लिया जाए। एक मिथ है कि जो अगर बच्चा माँ या बाप में से किसी को HIV है तो ज़रूरी नहीं कि पैदा होने वाले बच्चा भी HIV वाला ही हो। हैं, हो सकता है, परसेंटेजेस हैं, हो सकता है, डिपेंड कर वायरल लोड कितना है, डिपेंड करता है जो आप डिलीवरी कैसे सेटअप में हुई है, डिपेंड करता है डिलीवरी के टाइम पे कितना एक्सपोजर दिया गया है। फ़ौरन मतलब कई स्टेप्स हैं, यहाँ पे वो बहुत डिटेल हो जाएगी कि हम लोग कौन कौन से स्टेप इमीडिएट कर रहे होते हैं कि बच्चे को एक्सपोज ना होने दिया जाए। जितना परसेंटेज बचा सकते हैं 1 to 2% चांस है कि बच्चा अफेक्ट होगा, वरना हम हर प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं कि बच्चा अफेक्ट मत हो। और बच्चा डिलीवरी के बाद
हम लोग जो है एक पूरा शेड्यूल चलता है, बच्चे को वैक्सीनेशन और मेडिकेशन स्टार्ट करा दी जाती है, सिरप स्टार्ट कराया जाता है और बच्चे का फ्रिक्वेंटली विज़िट होता है हॉस्पिटल, पहले वीक के हिसाब से फिर मंथ्स के हिसाब से किया जाता है। इसी तरह पेरेंट्स का भी होता है, ताकि जितना इसको निकाला जा सके। मैं ये नहीं कहती कि ख़त्म हो जाएगा, मगर मैं ये कहती हूँ कि प्रिवेंट बहुत हद तक प्रिवेंट हो जाएगा, कि 1 to 2% है कि बच्चा अफेक्ट हो। तो ये बहुत बड़ी परसेंटेज है कि बच्चा आप लोग सही तरीके से, सही सेटअप पे, सही प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चलें। अपनी भी प्रिवेंटिव मेजर्स लें, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स अपनी मेडिसिन्स लें, प्रिवेंटिवली डिलीवर्ड हो तो बहुत कम चांसेस है कि बच्चा अफेक्ट हो। इसी तरह इन्फेक्शन में 5वें नंबर पे हमारा हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस बी और सी हमारे सेटअप में बहुत कॉमन है, मगर ये भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको छुपाते फिरें। इसकी वैक्सीनेशंस, ट्रीटमेंट मौजूद है, इलाज मौजूद है। तो अगर खुदा न खास्ता आपको ऐसा कोई मसला है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं और खुल के बताएं, ताकि बच्चे की टाइमली वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी जाए, टाइमली आपको वैक्सीनेशन दे दी जाए, टाइमली आपका उस डिज़ीज़ का वायरल लोड कंट्रोल में कर दिया जाए। इसी तरह एक चीज़ विड्रॉल टेस्ट होता है जो हम सिफिलिस और रूबेला के लिए करवाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हम बच्चों हमारे एशियन पॉपुलेशन में तो नहीं है, मगर वर्ल्ड वाइड ये टेस्ट कराया जाता है। जो हमारे मुल्क के बाहर के लोग सुन रहे हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि वहाँ पे ये टेस्ट होता है। इसी तरह सिकलिंग टेस्ट भी एक टेस्ट है जो हम पेशेंट्स का करवाते हैं। ये तो मैंने स्ट्रीमलाइन करके वो वाले टेस्ट आपको बताए हैं जो हम पेशेंट के कैजुअल करवाते हैं, मगर इसके अलावा फर्टिलिटी टेस्ट भी हैं जो हम पेशेंट के करवाते हैं। हस्बैंड के फर्टिलिटी टेस्ट में हम हस्बैंड सीमन एनालिसिस करवाते हैं, और ये पाकिस्तान में होना शुरू हो गया है। प्री मैरिटल टाइम पीरियड में हस्बैंड सीमन एनालिसिस करवाया जाता है। अगर हस्बैंड का कोई पैरामीटर, कोई चीज़ कुछ भी कम आ रहा हो या अफेक्टेड हो तो उसको वहाँ ट्रीट किया जाता है। इसी तरह अगर फीमेल है तो फीमेल का स्कैन कराया जाता है। किसी में कुछ हार्मोनल प्रोफाइल्स करवाई जाती हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है। और हाँ, एक चीज़, अगर एडवांस्ड एज में शादी हुई है, जैसे 35 प्लस में हुई है, फीमेल्स में AMH भी करवाते हैं। ये वो फर्टिलिटी टेस्ट हैं जो हम पेशेंट के करवाते हैं। अब एंड पे एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलिटी टेस्ट है, इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो हम प्री मैरिटल स्टेटस जानने के लिए करवाते हैं पेशेंट का। ये ऐसा टेस्ट है जो हम उन कपल्स में करवाते हैं जिनकी फैमिली में कोई एनोमलस की हिस्ट्री हो, कोई कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हों, कोई CS हों, कोई बच्चे में कोई बनावटी नुक्स आया हो, तो हम उनमें जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। और पाकिस्तान में अब ये टेस्टिंग हो रही है, थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है, मगर ऐसे बहुत से सेटअप्स हैं जहाँ पे ये तमाम टेस्टिंग की जा रही है। आप बेफिक्र होकर ये टेस्टिंग करवा सकते हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल है जेनेटिक टेस्टिंग। इसमें पेशेंट की हम पहले डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, हमें हिस्ट्री से ही, और ये हिस्ट्री तभी पॉसिबल है जब आप प्री मैरिटल टाइम पे अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर रहे हैं। वो आपकी डिटेल हिस्ट्री लेगा, उसको हिस्ट्री से ही पता चल जाए आपकी फैमिली में कोई ऐसा कैंसर तो नहीं है, आपकी फैमिली में कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, आपकी फैमिली में फैमिली दर फैमिली चलने वाली कोई डिजीज़ तो नहीं है जो चांस है कि आपके बच्चे में ना हो। तो ये टेस्ट पेरेंट्स के, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ के कराए जाते हैं। ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशंस जो हम करवाते हैं। इससे अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप में से किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो? जैसे अगर किसी खातून की फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो नहीं, जैसे कि ओवेरियन वगैरह या यूट्रस की कोई प्रॉब्लम या कैंसर वगैरह की कोई डिजीज़ के, जैसे कहते हैं कि जेनेटिक्स में ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को भी कोई वक्त से पहले कोई किसी तरीके से अननेसेसरी इंटरवेंशंस, इन्वेस्टिगेशंस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे चांसेस होते हैं, मगर बहुत कम है कि अगर आपकी फैमिली में नहीं है तो आपको हो जाए। जैसे एडवांस एज है 35 प्लस या 40 में आपकी शादी हुई है, तो नो डाउट एडवांस एज की वजह से एनोमलीज, जैसे डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन है, तो एनोमलीज होने के चांसेस, मिसकैरेज होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। वो फिर एज रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, तो फिर वो पेशेंट टू पेशेंट हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि AMH कराते हैं, क्योंकि एडवांस एज है तो कंसीव करना मुश्किल भी हो जाता है, तो वो हम देखते हैं कि लेवल्स बॉडी में कितने ज़्यादा हैं कि पेशेंट बाद में इनफर्टिलिटी फेस तो नहीं करेगी, तो वो एडवांस एज का क्राइटेरिया है। कज़न मैरिज के हवाले से आप जी, कज़न मैरिज का वही मैंने आपको कहा है कि जब हम जेनेटिक डिस्कशंस करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट से डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हमें फ़ौरन डिस्कशन में ही पता चल जाता है कि इनकी फैमिली में ये चीज़ें रन कर रही हैं। कज़न मैरिज में भी कज़न मैरिज का ये सवाल है
कि कज़न मैरिज से कुछ लोगों का ये मानना है कि ये बच्चों की अगली नस्ल के लिए ठीक नहीं होता, उनकी सेहत के पॉइंट। ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है। हम भी इस चीज़ को फोर्स करते हैं कि कज़न मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखें ये सारा होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्रोमोसोमल स्टडीज़ होती हैं ऐसा। अब एक ही फैमिली और एक ही चीज़ के जीन्स के क्रोमोसोम्स आ रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे क्रॉस मैचिंग वगैरह वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे आके एबनॉर्मेलिटीज़ शुरू हो जाती हैं। वो एबनॉर्मेलिटी किसी भी किस्म की हो सकती हैं, और कई ऐसी हैं जिनकी जेनेटिक टेस्टिंग मौजूद भी नहीं है। और जेनेटिक टेस्टिंग एक नहीं है, थाउजेंड्स में जेनेटिक टेस्टिंग्स होती हैं। अब पेशेंट कितनी ही जेनेटिक टेस्टिंग करवाए, इसलिए हम पेशेंट्स को और कपल्स को मना करते हैं कि वो कज़न मैरिजेस ना करें। कज़न मैरिजेस में सिर्फ एबनॉर्मल बच्चों वाला इशू नहीं होता, कज़न मैरिजेस में मिसकैरेजेस के इश्यूज़ होते हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, और भी बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, और हम पेशेंट्स को मना करते हैं कज़न मैरिजेस से। और फ़र्ज़ करें कि अगर एक कज़न मैरिज होगी, जैसे फादर्स कज़न्स थे और आपस में हो गई, तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि आइंदा अगली नस्लों में कज़न मैरिजेस मत करें। और हमने ये देखा है कि पेशेंट्स आते हैं जो रिपीटेडली कज़न मैरिजेस उनकी चल रही होती हैं। इवन बच्चे एबनॉर्मल से एबनॉर्मल बच्चा मिसकैरेजेस पे मिसकैरेजेस वो फेस कर रहे होते हैं। मैंने ऐसी पेशेंट्स भी देखी हैं जिनके 6 मिसकैरेजेस, बैकग्राउंड वही कज़न मैरिजेस हैं उनके। मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके एबनॉर्मल बच्चे हैं, हर बच्चा एबनॉर्मल, बैकग्राउंड वही चल रहा होता है कि कज़न मैरिज से। इस बारे में लोग ये भी कहते हैं कि कितनी कज़न मैरिज हैं जो आप भी हैं, वो उनकी मिसालें देके सामने लाते हैं कि ये इनको क्या हुआ। वो केसेस हैं जैसे सिर्फ फर्स्ट कज़न मैरिज है या बड़ी हद सेकंड। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि दोनों बहनों ने किया, दोनों बहनों के हस्बैंड्स आपस में भाई थे, दोनों बहनें थीं और उन्होंने अपने बच्चों का कर दिया। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स का भी हद तक मिक्सिंग हो चुकी होती है, मगर अगर वो आगे कर रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं कि एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। ये नहीं कि 100%, मगर काफ़ी हद तक हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे ये कज़न मैरिजेस हो जाती हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो इसलिए बेस्ट ये है कि कज़न मैरिजेस को अवॉइड करें। अगर 1 स्टेप और 2nd स्टेप पे हो गई है, कोशिश करें कि मज़ीद स्टेप्स आप मत उठाएँ, बाहर निकले। दुनिया है और भी बहुत कुछ है, लोगों में घुले मिले जाने तो बाउंड तो नहीं है ना, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है और ना ही कहीं हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मना कर रहे हैं। तो जाहिर बात है हम केसेस देख रहे हैं तो हम मना कर रहे हैं, और ऐसा हो भी रहा है। ज़रूर आपने अपने आसपास ऐसे केसेस देखे होंगे जो कज़न मैरिजेस के फेस कर रहे हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है, वरना मैं अपने अगले पॉइंट पे चलूँ। अच्छा, अगला हमारा आ जाता है कि एजुकेशन रिगार्डिंग इन्फेक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे कपल्स को किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से रिलेटेड एजुकेशन लेना देना बहुत ज़रूरी है। या आप कपल को भी कर सकते हैं, हर तरह की इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट मौजूद है। वो सिंपल एक नज़ला ज़ुकाम से लेके भी बताया HIV तक हर तरह की ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। वो डिस्कस करें, अपने बारे में बताएं। अगर उनके जहन में कोई ऐसी सोच है, वो किसी भी स्किन इन्फेक्शन भी, तो वो डिस्कस करके उसकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मगर ये तभी पॉसिबल है, ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है जब आप उसको डिस्कस करेंगे। वो ट्रीटमेंट से आप भी सेफ़ रहेंगी, आपका पार्टनर भी सेफ़ रहेगी, आने वाली नस्ल भी सेफ़ रहेगी। तो बेस्ट है कि आप ट्रीटमेंट ले लें। आप अपने डॉक्टर्स, अगर आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर रहे, अपने दोस्तों से डिस्कस नहीं करना चाहते, अपने फैमिली मेम्बर से डिस्कस नहीं करना चाहते, तो कम से कम अपने डॉक्टर से तो डिस्कस करें। वही बात है कि डॉक्टर से कुछ ना छुपाएं, उन्हें डिटेल में बताएं, उसका ट्रीटमेंट ले लें। हमारे खुल्लम-दुल्ला तो बातें नहीं सामने आती, मगर ऐसे केसेस भी आते हैं और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जिनमें सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के केसेस बहुत फैले हुए हैं। इस टॉपिक पे बात भी नहीं होती है। तो अगर ऐसा कोई कपल फेस कर रहा है मेल फीमेल में, तो वो अपने डॉक्टर को बताएं, उसकी ट्रीटमेंट कि वो फैले मत, वो आगे मत फैले, वो वहाँ पे ट्रीटेबल है, ट्रीटमेंट ले। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आप में से कोई भी कुछ पूछना चाहता है, पूछिए। इसके अलावा यहाँ पे ये है कि कई ऐसे इन्फेक्शंस जिनका ट्रीटमेंट हम 3 मंथ्स पहले पेशेंट को ज़रूर देते हैं। जैसे रूबेला का इन्फेक्शन है, रूबेला की वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में नहीं, अगर आप रूबेला के साथ प्रेगनेंसी में एंटर होंगे तो बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। रूबेला भी एक तरह का ऐसा ही इन्फेक्शन है, एक रूबेला डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, इसी तरह का एक इन्फेक्शन है। वो अगर आप लोग टाइमली डायग्नोस हो जाता है तो इसकी वैक्सीनेशन हम पेशेंट को प्रेगनेंसी प्लान करने या शादी प्लान करने से 3 मंथ्स पहले देते हैं, वो ज़रूर लेनी चाहिए। इसी तरह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस
एक बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है, इसकी वैक्सीनेशन वर्ल्ड वाइड हो रही है। वर्ल्ड वाइड में तो छोटी बच्चियां मतलब 9 साल की बच्ची को वैक्सीनेशन कर दी जाती है, जैसे हमारे यहाँ पे पोलियो की वैक्सीनेशन है। तो ये वर्ल्ड वाइड बेसिकली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वो वायरस है जो सेक्शुअली ट्रांसमिट होता है। इसकी वैक्सीनेशन वर्ल्ड वाइड मौजूद है, पाकिस्तान में भी की जा रही है। तो आप इसकी भी वैक्सीनेशन को फोकस करें, इसकी वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए। पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसकी वैक्सीनेशन के मुख्तलिफ तरह का शेड्यूल है। जो शेड्यूल 2 वैक्सीनेशन वाला शेड्यूल भी है, 5 वैक्सीनेशन वाला भी है, 3 वाला भी है। आप ये ज़रूर डिस्कस करें अपने डॉक्टर से। और ये ज़रूर है, हम तो ये कहते होते हैं कि जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में दाखिल हो वो अपना पैप स्मीयर भी ज़रूर कराए और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीनेशन भी ज़रूर ले, ताकि वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से अपने आप को महफूज कर सके। और जिससे वो सिर्फ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से महफूज नहीं होगी, बल्कि CA सर्विक्स जो वर्ल्ड वाइड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर है वो उससे बच सकती हैं। ये वैक्सीन उसे उन कैंसर से बचाएगी जो फिर तेज़ी से फैल जाते हैं, अंदर ही अंदर फैले होते हैं, पेशेंट्स को नहीं पता होता। और जब तक हमारे पास आते हैं वो स्टेज कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होती है। तो जब चीज़ें मौजूद हैं, जब ट्रीटमेंट मौजूद है, मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी कि आप वो ट्रीटमेंट प्लीज़ ज़रूर लें, ज़रूर डिस्कस करें। अब यहाँ पर अगला पॉइंट होगा कि एजुकेशन रिगार्डिंग मेडिकेशन। जब आप अपने डॉक्टर से अपने प्री मैरिटल टाइम पर मिलेंगे, डिस्कस करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर आपको ज़रूर मेडिसिन स्टार्ट करवाएंगी जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है टैबलेट फोलिक एसिड, हम ज़रूर स्टार्ट कराते हैं। मैं बहुत सी माओं को जो मेरी क्लिनिक पे भी आए या हॉस्पिटल में भी आए, मैं उन्हें बताती हूँ कि वो फोलिक एसिड अपनी बेटियों को स्टार्ट करा दें 3 मंथ्स पहले। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन ले रही हैं, जैसे कई पेशेंट सीमिया के हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, यहाँ पेशेंट जो हैं एपिलेप्टिक पेशेंट हैं, वो पहले से ही मेडिसिन ले रहे हैं और अब उन्होंने शादी प्लान करनी है, तो हम उनका 3 मंथ्स पहले ही उन मेडिसिन को मॉडिफाई कराते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर वो ऐसी थेरेपी ले रहे हैं जो मल्टी डोज थेरेपी है, तो उस थेरेपी को मोनोथेरेपी पे ले आते हैं, क्योंकि ऐसी मेडिसिन के साथ जब वो प्रेगनेंसी करती हैं तो वो प्रेगनेंसी के उस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट बच्चे को होने के चांसेस होते हैं। तो हम पहले से उनकी बॉडी को मॉडिफाई कर देते हैं मेडिसिन को मॉडिफाई करके, ताकि उसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर भी ना हो सडन मेडिसिन को डाउन करने से, और ना ही उनकी प्रेगनेंसी इफ़ेक्ट करे, ना ही उनका बच्चा इफ़ेक्ट हो। इसी तरह बहुत सी मेडिसिन है जो कार्डियक पेशेंट ले। यहाँ मैं कार्डियक इशू से रिलेटेड एक पॉइंट और भी आपसे डिस्कस, मगर पहले मैं मेडिसिन का बता दूं कि कई मेडिसिन ऐसी हैं जो पेशेंट लेते हैं तो जब वो प्रेगनेंसी करने लगते हैं तो वो मेडिसिन रोक देते हैं, उनकी और मेडिसिन भी स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कोई कार्डियक इशू है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार डिस्कस ज़रूर करें कि आप फैमिली प्लान करने लगे हैं या आप शादी प्लान करने लगे हैं, ताकि वो आपके मेडिसिन को फोकस ज़रूर करें। जी जी 3 मंथ की आपने बात की है, ये 3 मंथ बिफोर मैरिज है या आफ्टर मैरिज? बिफोर मैरिज। बिफोर मैरिज, क्योंकि आफ्टर मैरिज जब वो कर लेते हैं तो अब्रप्ट बॉडी में चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को वो एकदम उनकी बॉडी कूप नहीं कर पाती। जाहिर बात है फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, सब फीमेल्स और मेल की ज़िंदगी में आते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर आप एक मेडिसिन ले रहे हैं, एक गोली ले रहे हैं या आप 2 गोलियाँ ले रहे हैं, अब वो ऐसे चेंजेस आने हैं, उन गोलियों को मॉडिफाई होना, या कम से कम आपके डॉक्टर से एक बार प्री मैरिटल डिस्कशन उस चीज़ को, जैसे कार्डियक इशू मैं बता रही हूँ या एपिलेप्टिक इशू है किसी को, तो वो ज़रूर अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें कि हम प्लान कर लें। उर्दू भी बोल देना, क्योंकि कई ऐसे हमारे हो सकता है व्यूअर्स ऐसे हों कि जो खास टर्मिनोलॉजीज हैं उनको बीमारियों का, जैसे कार्डियक का तो पता है, जैसे मिर्गी का मर्ज है या कार्डियक, जैसे दिल का कोई इशू है, दिल की खास किस्म की मेडिसिन से मैं आए दिन, क्योंकि मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में, हमारे साथ ही PIC है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, पेशेंट्स बहुत आते हैं दिल वाले, उनमें से 70-80% फीमेल्स वो हैं जिन्होंने अपनी फैमिली में बताया ही नहीं होता कि वो कार्डियक हैं। इवन हमें भी नहीं बताती, वो जब हम उनको ऑपरेट करना या कोई प्रोसीजर करना शुरू करते हैं उस वक्त वो सीन में पता चलता है या स्क्रीनिंग के दौरान पता चलता है कि ये कार्डियक है। फिर जब हम उनसे पूछते हैं तो वो हाँ हमने इन लॉ से छुपाया हुआ था। तो वो ठीक है आपने इन लॉ से छुपाया, मगर कम अज़ कम पार्टनर को या डॉक्टर को तो बताएं। इसी तरह एपिलेप्सी मिर्गी का पेशेंट है, वो नहीं बताते, वो जब अटैक में हमारे पास आते हैं, प्रेगनेंसी के साथ आते हैं, हमें डायग्नोसिस करने में उस वक्त प्रॉब्लम हो रही होती है कि ये झटका अगर लगा है, प्रेगनेंसी की वजह से लगा है
मिर्गे की वजह से लगा है या कोई उनको साइकोलॉजिकल इशू था। तो कम कहने का इन शॉर्ट मकसद ये है कि आप अपने डॉक्टर को प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपका इशू है, अपने डॉक्टर से मत छुपाइए। प्री मेडिकल टाइम पे अपने डॉक्टर से एक बार ये सारी डिस्कशन ज़रूर करें, ओपनली डिस्कशन करें, ओपन क्वेश्चनिंग्स करें, उन्हें खुल के बताएं कि ये हमारा इशू है, आप बताएं हम इसको कैसे लेके चलें। ज़ाहिर बात है हमने एक नए माहौल में जाना है, नया सेटअप है, हर तरह की चेंजेस आएंगी, फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, हर तरह की चेंजेस हैं। क्या हम इन मेडिसिन के साथ, इन चीज़ों के साथ कूप कर सकते हैं या नहीं, आप ये ज़रूर उन्हें बताएं। इसी तरह कई पेशेंट डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के साथ प्रेगनेंसी में एंटर हो जाते हैं या अपनी मैरिड लाइफ में एंटर हो जाते हैं। तो उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि वो पहले से ही अपना जो है कंट्रोल में रखें, अपना रिकॉर्ड रखें, अपनी मेडिसिन, अपनी कंप्लाइंस रखें, ताकि उनको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ज़रूर कहूँगी कि तमाम लोग अपना जो मेडिकल रिकॉर्ड है किसी भी किस्म का, मेडिसिन से रिलेटेड, आपके टेस्टों से रिलेटेड, वो रिकॉर्ड अपना अपने हाथ में, मतलब क्लोज टू योर हैंड ज़रूर रखें। उस रिकॉर्ड को अपने डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस ज़रूर करें। अपना प्रीवियस रिकॉर्ड कम से कम अपने डॉक्टरों से मत छुपाएं, अपनी डिस्कशन में वो ज़रूर लेके जाएं, ताकि उस रिकॉर्ड में अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपकी डॉक्टर आपको उसके बारे में डिटेल डिस्कशन में ज़रूर बता देगी। अब मैं यहाँ पे एंड पे सबसे आखिरी आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या स्क्रीनिंग्स हैं जो वर्ल्ड वाइड भी हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी हो रही हैं। उसमें वही सबसे पहले पैप स्मीयर, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये सर्विक्स से रिलेटेड अभी आप लोगों को बताया था, तो पाकिस्तान में भी पैप स्मीयर के नाम से स्क्रीनिंग हो रही है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रिलेटेड है, हो रही है, और डायबिटीज़ से नहीं है। और यही था सारा आज का लेक्चर। अब मुझे उम्मीद, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप कोई पार्टनर की हेल्थ और आपकी आने वाली फैमिली की हेल्थ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और इसकी इम्पोर्टेंस तभी बढ़ेगी खुद से इम्पोर्टेंट दें, और इसमें अगर कहीं कोई इशू आ रहा है तो उसको छुपाए बगैर उसकी डिस्कशन, ये डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो, और आज के दौर में इसकी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आई होप आपको ये डिस्कशन ज़रूर अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। कज़न मैरिज के अंदर जो एबनॉर्मल पीरियड होने के जो चांसेस हैं वो कितने परसेंटेज है कज़न मैरिज? ये हम नहीं बता सकते, ये कोई भी नहीं बता सकता। इस पे क्रोमोसोमल लेवल पे पूरी दुनिया में स्टडीज़ हो रही हैं। जेनेटिक स्टडी के नाम से एक बहुत बड़ी स्टडी है जो पूरी दुनिया में, ये एक अलहदा से स्पेशलाइजेशन है जो हो रही है, जिस पे क्रोमोसोम्स पे डिस्कशन और स्टडीज़ की जा रही हैं। एक क्रोमोसोम नहीं है, लाखों में क्रोमोसोम्स हैं जो हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म, पूरा सिस्टम चलाते हैं। इसलिए तो कहते हैं चीज़ होनी है सिर्फ अल्लाह की तरफ से, उसे ही पता है कौन से क्रोमोसोम ने किस क्रोमोसोम से मिलना है। हमारी एक एक ज़र्रे का, आँख का, बालों का, हमारी स्किन का, हमारे लंग्स का, हमारे हर चीज़ के अपने अपने क्रोमोसोम्स हैं। हमारे ब्लड का, हमारे एक एक चीज़ के अलग-अलग करोड़ों में क्रोमोसोम्स हैं। उसकी वर्ल्ड वाइड स्टडी हो रही है, मगर आज तक इसमें किसी को कोई कामयाबी नहीं हासिल हुई। ये सिर्फ अब स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टेस्ट अवेलेबल ज़रूर हैं, क्रोमोसोमल स्टडी, कुछ ऐसे जेनेटिक टेस्टिंग हो रही है, मगर उस पर भी हम रिलाई नहीं करते हैं। एक तो वो एक्सपेंसिव बहुत हैं, पेशेंट्स नहीं करवाते, उनकी रिलायबिलिटी ऐसी नहीं है कि हम 100% श्योरिटी दे दें कि अगर आपके इस बच्चे में ये एबनॉर्मेलिटी आई है जो फैमिली में रन हो रही है, तो इस एबनॉर्मेलिटी का ये रीज़न है और ये आपके अगले बच्चे में नहीं आएगी, ये नहीं कहा जा सकता, ये बिल्कुल नहीं कहा सकता। ऐसी कोई स्टडी अभी तक कंप्लीट हो ही नहीं, हो ज़रूर रही है। एक सवाल और भी है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ में से किसी एक पार्टनर का कद लंबा है, दूसरे का छोटा है, हाइट के हिसाब से, एक ये सिचुएशन है, तो उसमें कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि उनकी पैदा होने वाली जो नस्ल है उसमें से कितने हाइट के हिसाब से बच्चों की हाइट जो है वो कम या ज़्यादा, ये डिपेंड करता है कि उसी नस्ल पे कि नहीं, इतना नहीं करता, मगर किसी हद तक करता भी है। आप 1:4 का रेशो ले सकते हैं कि 3 बच्चे बिल्कुल थिक हाइट के होंगे, एक बच्चा शॉर्ट हाइटेड का हो सकता है। अच्छा, और अगर दोनों पार्टनर्स की हाइट छोटी हो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्मॉल बच्चे होते हैं, क्योंकि वो अपने जो है टेक्सचर पे गए हैं, पेरेंट्स के टेक्सचर के ऊपर, तो फिर उनका टेक्सचर भी पेरेंट्स से रिलेटेड शॉर्ट ही होगा। आप क्या सजेस्ट करती हैं वैसे, अगर इस चीज़ को, जैसे कज़न मैरिज एक आप पॉइंट दिया आपने कि भी इसको डिस्करेज करना चाहिए, मतलब ये कि आइडियल सिचुएशन यही कि भी बाहर करें,
तो जब हम रिश्ता देखने जाएं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी हाइट वगैरह को भी कंसीडर करना चाहिए और आई साइड का भी, आई साइड। जी बिल्कुल, ये भी हमने बहुत से केसेस देखे हैं, बल्कि अब तो ये फैमिलीज़ में देखा भी जा रहा है कि आई साइड वाला ये रन करती है। मैंने आपको कहा ना, आइज़ के भी क्रोमोसोम्स, हमारे एक एक ज़र्रे के क्रोमोसोम्स हैं, उन पर अगर ये लोग स्टडी भी करें तो कितनी ही सारी ज़िंदगी स्टडी करें, ये एक सेल नहीं बना सकते क्योंकि सारा क्रोमोसोम्स और ये डिवीजन और ये, तो इस वाकई ये आइज़ के भी बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को मोटी मोटी ऐनकें लगी होती हैं, ये सारा जेनेटिक ही चल रहा होता है। इसको कैसे, जैसे कई चीज़ों में आपने बताया एपिलेप्सिस है, कार्डिक है, या कुछ और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचने के लिए आपने बताया कि हम ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो अगर कपल के दोनों में से या एक किसी पार्टनर की आइज़ में वाल से कमज़ोर है, तो अब नेक्स्ट बच्चों में ना आए उसके लिए कुछ हम देखें, अगर तो नहीं, देखें अगर तो एक पार्टनर की आयु है तो वो तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, क्योंकि हो सकता है स्टडीज़ के दौरान कमज़ोर हो गए वो, या डेली एक्टिविटीज़ या जो सी है जिसकी वजह से आई साइट कम, वो कोई इशू नहीं। मगर हाँ, जेनेटिकली अगर फैमिलीज़ में चल रहा है, जैसे हम लोग देखते हैं कि 6 ईयर्स 3 ईयर्स 10 ईयर्स के बच्चों में फैमिलीज़ में हिस्ट्री चलना शुरू हो गई है कि बच्चों की आई साइट वीक है, तो कंसीडर करने वाली चीज़ होती है। अगर एक आध पार्टनर में एक ही आई साइट वीक है तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। मगर अगर रन कर रहा है फैमिली में कि फ़लाँ के भी दोनों बच्चों की आई साइट वीक, फ़लाँ के भी पूरी फैमिली, जैसे शुगर है, तो अगर ऐसा है तो फिर वो कंसीडर करें। इसलिए तो मैंने आपको कहा है कि डिटेल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हिस्ट्री में बहुत कुछ पता चल जाता है कि पेशेंट की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पेशेंट में क्या क्या चीज़ें सफ़र कर रहा है, पेशेंट खुद किन चीज़ों से सफ़र कर रहा है और इसका आउटकम क्या हो सकता है, किस तरफ ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह उसको काउंसल कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है कि मैं HIV के हवाले से बात पूछना चाहती हूँ कि जो सोसाइटी में मतलब इस चीज़ को बहुत बुरा अगर किसी फीमेल में हो जाए तो मेल को तो नहीं इतना जो है वो करते, लेकिन फीमेल पे काफ़ी प्रेशर हो जाता है लॉज की तरफ से, इन लॉज की तरफ से भी और घर वालों की तरफ से भी और बाकी सोसाइटी वालों की तरफ से। मुझे बस इतना कंफर्म करना है, कंफर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। ज़ाहिर हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो ये छोटी छोटी बातें हमें जो है वो पता चलनी चाहिए। मुझे बस इतना कंफर्म करना है कि आया कि ये सिर्फ गलतकारी या सेक्सुअल प्रोटेक्शन के ज़रिए गलतकारियों से ये HIV फैलता है या मुख्तलिफ तरीके हैं। पहले तो जब नया चला था तो इसका इलाज मुमकिन नहीं था, लेकिन वो सिरिंज का भी था कि लेकिन लोग नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे। प्लीज़ काइंडली आप इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। देखिए, यहाँ आपके थैंक यू आपके क्वेश्चन का। यहाँ आपके 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक आपने कहा है कि अगर फीमेल होती है तो फैमिली इशू आ जाता है, और दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि अगर HIV है तो HIV का सोर्स क्या है, कॉज क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है। पहली बात तो ये है कि अगर फीमेल इफ़ेक्ट होती है तो उसका इशू बनता है। इशू तब बनना चाहिए जब फीमेल जो है उसकी अपनी कोई गलती हो। मैं अब सर्विसेज में, क्योंकि हमारा वहाँ पे HIV का सेटअप भी है, हमने बहुत सी ऐसी फ़ीमेल्स देखी हैं, बल्कि आप समझते हैं 99% फ़ीमेल्स ऐसी हैं जिनमें ये इन्फेक्शन उनके हस्बैंड की तरफ से आया है। एक तो चलें ये, दूसरी ये कि अगर फ़र्ज़ करें अफेक्टेड भी है, तो जब उस चीज़ की ट्रीटमेंट मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल कि फ़ीमेल को ये बात छुपानी चाहिए। कम से कम अपने डॉक्टर से उन्हें बताएं, उसकी ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं। ये मैं ये नहीं कहती कि HIV जिस्म से ख़त्म हो जाएगा, मगर मैं ये आप लोगों को ज़रूर कह रही हूँ कि HIV ट्रीटेबल है। उस वक़्त इस हद तक हम पेशेंट का वायरल लोड कंट्रोल में करते हैं कि पेशेंट सेफ़ रहे और पेशेंट का बच्चा सेफ़ रहे। जिस तरह अगर आपको काला यरकान है, वो जिस्म से ख़त्म नहीं होगा, मगर वो साइड पे साइलेंट होकर बैठ जाएगा। HIV अगर है तो वो गायब नहीं होगा, मगर वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। हम इस लेवल तक पेशेंट का लोड ले आते हैं कि पेशेंट उससे अफेक्ट ना हो, उसका बच्चा उससे अफेक्ट ना हो। अगर एक चीज़ है चले है, मगर उसकी ट्रीटमेंट भी है, उसकी ट्रीटमेंट पे आप फोकस करें। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि ये फैलता कैसे है। देखिए, है तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो कॉन्टैक्ट से फैलता है, नो डाउट, मगर इसका सिर्फ एक कॉन्टैक्ट ही ऐसा ज़रिया नहीं है जिससे ये फैले। आजकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हो रही हैं, ये जो हम थ्रेडिंग वगैरह करवाते हैं
यूज सिरिंजेस, अब किसी की यूज सिरिंजेस हैं उसकी वजह से हो सकते हैं। अगर कोई एडिक्ट है और मगर वो HIV पॉजिटिव नहीं था मगर एडिक्ट है, उसको हो सकता है। किसी का कंटेमिनेटेड ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो गया है, आप उससे भी इफ़ेक्टेड हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सेक्शुअल ही ट्रांसफ़र होगा। कोई भी ऐसा एक्सपोजर जो आपके डायरेक्ट ब्लड के साथ कांटेक्ट हुआ है, वो कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, वो कंटेमिनेटेड सिरिंजेस हो सकती हैं, वो थ्रेडिंग वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं जिसका स्किन के साथ ऐसे कांटेक्ट हो कि आपके ब्लड के साथ कांटेक्ट हो तो वो आपको HIV पॉजिटिव कर सकता है। मगर हाथ मिलाने, एक ही प्लेट में खाना खाने, कपड़े एक दूसरे के पहन लेने से HIV नहीं हो सकता। ये लोगों के मिथ्स हैं, ये भी अपने ज़हन से निकालें। आपने थ्रेडिंग का जिक्र किया है, तो थ्रेड का इस्तेमाल तो स्किन पे लोकली हम यानी स्किन पे थ्रेड इस्तेमाल हो रहा होता है। आपको मतलब वो थ्रेड जो थ्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है वो तो काट दिया जाता है, कई दफ़ा नहीं भी काटा जाता। ट्यूज़र्स वगैरह अनहाइजीन यूज़ किए जाते हैं। ये कटिंग वगैरह के लिए जो सीजर्स यूज़ हो रही होती हैं ये स्टेरिलाइज नहीं होती। थ्रेडिंग वाला जो होता है, कई दफ़ा ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, वो नलकी, वो धागा कंटेमिनेटेड होता है, हमें नहीं पता होता। तो अगर आप ये सब करवा रहे हैं तो कम से कम उसकी स्टेरिलाइजेशन कंफर्म कर लें। या फिर ग्लव्स, अच्छा वो ग्लव्स भी नहीं पहने? नहीं, अगर कोई मुतासरा खातून है जो हैंडल कर रही है, दे रही है किसी को, ब्यूटिशियन के हवाले से बात कर रही हूँ, उसकी जैसे फिंगर से ब्लड निकल आया या किसी नेल से आ गया और वो डायरेक्ट थ्रेडिंग हो रही है वहाँ पे, वही तो मैं कह रही हूँ कि डायरेक्ट ब्लड का कांटेक्ट हो रहा है किसी भी सोर्स से। वो इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, वो ट्यूज़र्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। मगर अगर आप कहें कि ये सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, नो डाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, मगर आप इसको होली सोली इस पर नहीं डाल सकते। आजकल नीडलिंग का भी बड़ा कुछ चीज़ें आ जी बिल्कुल, वो टैटूइंग वगैरह जो करवाते हैं, हाँ, कि वो भी ये डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा होता है ना आपकी स्किन का, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स के ज़रिए जब वो हो रहा होता है तो जाहिर बात है ब्लड वेसल्स के साथ कांटेक्ट हो रहा होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, नो डाउट होते हैं। जी ठीक है, इट्स ओके।